नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है निठारी कांड के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में इसके जो मेन अक्यूज्ड है उसको बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसी केस में निचली अदालतों ने और बाद में हाई कोर्ट और फिर लास्ट में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अक्यूज्ड को फांसी की सजा दी थी। और इवन जो रिव्यू पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में उसे भी खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है और इसीलिए इस अक्यूज को फांसी होनी चाहिए। बट 2011 से लेकर 2025 तक में ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय था उसे बदल दिया और जो नया जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोपी को बरी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर निठारी कांड है क्या, जिससे जो पूरा देश है वो अंदर तक हिल गया था। फिर हम जानेंगे कि आखिर ये जो केस है इसके अंदर ऐसे कौन से सबूत थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना था और बाद में उसे फांसी भी दी थी। लेकिन बाद में इस जजमेंट को चेंज क्यों करना पड़ा उसके भी प्रोविजंस को हम देखेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजमेंट है उसको रिकॉल किया और बाद में न्यू जजमेंट दिया जिसमें उसे बरी कर दिया गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आएगा क्यूरेटिव पटिशन का, जो कि बहुत ही कम बार यूज होता है सुप्रीम कोर्ट में और ये बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट इस प्रोविजन का इस्तेमाल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के बारे में जानेंगे, सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है जिसके अंडर जो जो प्रोविजन इस केस में लागू हुए थे उसको थोड़ा समझेंगे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 से लेकर 27 तक का, जिसमें पुलिस को दिया हुआ बयान कहाँ तक वैलिड है, मतलब वैलिड है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस केस के थोड़े फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका है नोएडा, जिसके अंदर 31 सेक्टर है। वहाँ पे आसपास में एक गांव पड़ता है जिसे निठारी विलेज या निठारी गांव कहते हैं। वहाँ पे एक इलाका है जहाँ पे एक बड़ा सा नाला है, उसके एक तरफ में कुछ घर हैं और दूसरी तरफ में जल बोर्ड है। घर जो है उसको नंबर दिया गया D1, D2, D3, D4, D5, D6। तो ये 5-6 घर है वहाँ पे और दूसरे साइड जल बोर्ड है। वहाँ पे बीच में एक बड़ा सा नाला है एंड वहाँ नाले के पास मेन रोड जाती है, मेन सड़क जाती है एंड वहाँ पे मतलब गाड़ियाँ वगैरह इजीली जाती आती जाती रहती हैं। नाउ होता क्या है, अर्ली 2005 में यानी कि 2005 के शुरुआती समय में जो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में कुछ बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो गायब होते हैं तो फिर उनके माँ बाप परेशान होते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो थे वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे थे, तो उन पे ज़्यादा उस केस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है और बच्चों को मतलब ढूंढा नहीं जाता है, नहीं पता चल पाता है कि वो बच्चे कहाँ गए। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 2005 से 2006 आ जाता है। 2006 में फिर दिसंबर का टाइम आता है। उस टाइम पे उस नाले की जो है वो सफाई चल रही थी, म्यूनसिपैलिटी वाली उस नाले की सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान बहुत सारा उसमें से नर कंकाल मिलता है, मतलब बच्चों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के कंकाल मिलते हैं। ये सब मिलने के बाद लोग वहाँ पे मतलब हड़कंप मच जाता है कि ये क्या हो गया। वो देखते ही देखते फिर उसको और सफाई करते हैं और निकालते हैं, तो देखते ही देखते मतलब बड़ा सा पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता है जिसमें केवल बच्चों के बॉडी पार्ट्स थे, स्कल थी, खोपड़ियाँ थे, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स थे। न्यूज़ मीडिया इसे कवर करती है और इसे कवर करने में जो पूरे देश में है सनसनी फैल जाती है, क्योंकि ऐसा जो काम है ये बहुत ही अलग तरह का चीज़ था और बहुत ही निर्मम था। बाद में पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो शक जो है वो नाले के बगल में एक घर था D5 जो मैंने पहले जिक्र किया था, उसके मकान मालिक और एक हाउस हेल्प था उसके ऊपर जाता है।
पुलिस उसे पकड़ती है, अक्यूज को पकड़ लेती है, दोनों को पकड़ लेती है, उसके ओनर को भी, जिसका नाम था मोनिंदर सिंह पंदर, और जो दूसरा अक्यूज था उसका हाउस हेल्पर, उसका नाम था सुरेंद्र कोहली। तो इन दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, लेकिन जो वहाँ के लोग थे और काफ़ी पिटिशंस डालते हैं और काफ़ी विरोध करते हैं कि जो पुलिस है इसकी जांच जो है वो सही तरह से नहीं करेगी, क्योंकि पहले भी बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट जो है वो लिखवाई गई थी, बट पुलिस ने टाइम पे एक्शन नहीं लिया और ये सब हो गया। तो इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। तो कोर्ट ने इस बात पे ध्यान दिया। बाद में इस केस को पुलिस से लेके सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच की। जांच में फिर कई सारी चीज़ें बाहर निकल के आईं, जैसे कि ये जो बच्चे थे ये वही बच्चे थे जिनकी कंप्लेंट पहले लिखवाई गई थी। फिर ये भी पता चला कि उस जो घर का मालिक था उसके घर में से एक चाकू या कुल्हाड़ी तरह की एक चीज़ बरामद की गई, जिससे ये शक हुआ कि शायद इसी चीज़ से बच्चों के जो बॉडी पार्ट्स को है वो अलग किया गया होगा। तो ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई। फिर इस केस को ट्रायल कोर्ट में यानी निचली अदालत में चलाया गया। वहाँ पे सीबीआई ने 2-3 तथ्य रखे जिसके ऊपर इस केस को वहाँ पे सुना गया और इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस केस को डील किया गया था। इस केस में मल्टीपल एफआईआर दर्ज हुए क्योंकि वहाँ पे कई सारे बच्चों के कंकाल मिले थे। तो उनमें से जो मेन 13 केसेस थे जिसके बारे में इस जजमेंट में जिक्र किया गया है, उस पे केसेस चलते हैं। उसमें से एक जो केस है उसमें इस अक्यूज्ड को फांसी हो जाती है और जो 12 अलग केसेस है वो अलग चलते हैं। तो उसमें से जो एक मेन केस था जिसके ऊपर इसकी सुनवाई सबसे पहले हुई थी, एक माइनर बच्ची थी 14 साल की, उसकी मर्डर एंड उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उसको लेकर के ये केस चलता है। फिर ट्रायल कोर्ट में जो सीबीआई है वो अपने तथ्य रखती है। तो 3-4 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर इस केस को डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले तो जो सीबीआई है या जो पुलिस है, प्रोसिक्यूशन, वो कहता है कि इन्होंने अपना कन्फेशन दिया है 164 सीआरपीसी में। तो 164 सीआरपीसी में जो आप कन्फेशन देते हो वो हमेशा मजिस्ट्रेट के पास होता है। जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास या सीजेएम होता है, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके पास ये कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट लिया जाता है। उस स्टेटमेंट के बिना पे आपको अक्यूज्ड को कन्विक्ट भी किया जा सकता है, अक्यूट भी किया जा सकता है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट होता है वो एविडेंस के तौर पे कोर्ट में एक्सेप्टेड है। इट मीन्स आपने जो भी पहले कहा था वो वैल्यू नहीं रखता है, बट अब जो कहोगे, जो मजिस्ट्रेट के सामने कहोगे या 164 में जो भी रिकॉर्ड होगा, दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो वहाँ पे सोच समझ के बोलना होता है। तो इसी स्टेटमेंट में जो सुरेंद्र कोहली है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने बताया, उसकी जो स्टेटमेंट थी वो कई पन्नों में थी और उस स्टेटमेंट में ये बताया उसने कि हाँ, वो बच्चों को बहला फुसला के अपने घर पे लाता था, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता था और उसके बाद उसको मार के उसके बॉडी पार्ट्स को अलग कर देता था एंड उसे जो घर था उसके बैकयार्ड से नाले में फेंक देता था। तो इस बिना पे उसे कन्विक्ट किया गया। दूसरा जो बात था कि उसके घर से और उसकी जगह से, उसके स्टेटमेंट से जो जो चीज़ रिकवरी हुई उस बेसिस पे भी उसे कन्विक्ट किया गया। रिकवरी हुई एक चाकू की या कुल्हाड़ी जैसी चीज़ की, जिससे ये अज्यूम किया गया कि उसने उस बच्चों को इसी का इस्तेमाल करके मतलब उसके बॉडी पार्ट्स को अलग किया है। फिर जो सुरेंद्र कोहली था उसने दिखाया था कि वो कहाँ से मतलब घर के पीछे जाके कहाँ से बॉडी पार्ट्स को मतलब नाला में डाल देता था, वो जगह भी उसने दिखाई। तो ये थे उसके सेक्शन 27 के जो बयान थे, यानी कि इंडियन एविडेंस सेक्शन 27 में जो बयान दिया था उसके आधार पे उसे कन्विक्ट किया गया था।
तीसरा था फॉरेंसिक्स। जो बच्चों खोए थे उन बच्चों के डीएनए सैंपल्स लिए गए थे, जो कंकाल निकले उसके, और जो वहाँ के लोग थे जो इसने कंप्लेंट किया था उनके डीएनए से मैच किया गया। तो पता चला कि हाँ ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में कंप्लेंट किया गया था, और कुछ महीनों से ये बच्चे गायब हो रहे थे, ये उन्हीं वही थे। तो ये भी कंफर्म हो गया। कई सारे गवाहों के भी बयान लिए गए। उसमें से जो दो मेन गवाह थे उन्होंने ये बताया कि हाँ उन्होंने सुरेंद्र कोहली को, ये जो बच्ची है 14 साल की माइनर, उसको बहला फुसला के अपने घर में ले जाते हुए उन्होंने देखा है। तो इन सब बातों से लेकर सुरेंद्र कोहली यानी कि जो अक्यूज था उसको, और जो ओनर था मोनिंदर सिंह पंदर, दोनों को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया। फिर ये हाई कोर्ट में जाते हैं अपील के लिए। हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे केस चलता है। वहाँ पे भी इस मामले में जो 14 साल की बच्ची का जो केस था, उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी फांसी के फैसले को बदलती नहीं है बल्कि उसको बरकरार रखती है। फिर ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट भी इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानता है और इसी सब एविडेंस के बिना पे अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर लेता है। फिर इसके फेवर में रिव्यू पटिशन भी डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इसे भी रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसमें आप कहते हैं फांसी होगी ही होगी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब ये जो इस केस का तो फैसला हो गया था, बट जो अदर 12 केसेस थे, जब उसका केस चलता है तो ट्रायल कोर्ट तो कन्विक्ट कर देती है, लेकिन ये जब केस हाई कोर्ट में आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आता है, तो वहाँ पे कुछ नए तथ्य निकल के सामने आते हैं जिसकी वजह से अक्यूज्ड को हाई कोर्ट जो है वो बरी कर देती है। और जब बरी कर देती है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑफ लॉ खड़ा हो जाता है। तो उसके बारे में हम बाद में आएंगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था, बट पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन से बेसिस थे जिसकी वजह से इस केस में इतना बड़ा चेंज आया था। क्योंकि ये जो केस है 12 अलग अलग बच्चों का जो पहले कन्विक्ट किया था जिस कोर्ट ने, जिस एविडेंस पे, उसी एविडेंस को 12 केसेस में लेने से, मतलब उस पर विश्वास करने से, रिलाई करने से मना कर दिया। तो पहला जो मैंने बताया था कि 164 में दिया हुआ बयान एक्सेप्टेड होता है, बट इस केस में जो 12 अलग अलग केसेस थे, इन केसेस में एक नया फैक्ट सामने निकल के आता है कि ये जो अक्यूज था सुरेंद्र कोहली, इसको अनइंटरप्टेडली 60 दिनों तक कस्टडी में रखा गया है। इट मीन्स इसके पास कोई एक्सेस नहीं था ना। पहली बात तो 60 दिनों तक रखा गया था, दूसरा इसे कोई लीगल एड भी प्रोवाइड नहीं किया गया था, यानी कि ना कोई इसे कोई अपने बचाव के लिए वकील से बात भी नहीं करने के लिए मिला था। तो इसमें जो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी अक्यूज है उसे पहले इन्फॉर्म करना होगा कि आपको किस बिना पे गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा उसे एक लीगल प्रैक्टिशनर का प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब लीगल एड उसको प्रोवाइड कराना होगा ताकि वो वकील से बात कर सके। तो इस प्रोविजन को फॉलो नहीं किया गया था। यही सेम चीज सीआरपीसी के सेक्शन 151 के क्लॉज 1 और 2 में लिखा हुआ है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसे 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होता है। फर्दर अगर आपको रिमांड चाहिए, कस्टडी चाहिए, या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजना हो तो। लेकिन इस प्रोविज़न को भी यूज़ नहीं किया गया था, बल्कि इस प्रोविज़न को उल्लंघन किया गया था पुलिस के द्वारा। इस बेसिस पे कोर्ट ने ये अज्यूम किया कि ये जो अनइंटरप्टेड 60 डे का पीरियड था जिसके अंदर सुरेंद्र कोहली यानी कि अक्यूज के ऊपर टॉर्चर किया गया है और उसके से ये बयान निकलवाया गया है, क्योंकि जब 164 का बयान जितनी बार भी हुआ, यानी कि जो इतने सारे पन्नों का जो बयान लिया गया था वो एक बार में नहीं हुआ था, वो टाइम टू टाइम हुआ था। और जब भी ये बयान होता था तो वो जो आईयू है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है हर एक केस का, वो हमेशा प्रेजेंट होता था। तो इससे ये अज्यूम किया गया कि जो आईयू है वो अपनी
डर की वजह से उसको टॉर्चर करके इस तरह का बयान उससे निकलवा रहा था। और 164 में बयान को रिकॉर्ड करते समय जो वहाँ का मजिस्ट्रेट था उसने भी ये लिखना मतलब उसने भूल गया या फिर उसने गलती से छोड़ दिया, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कि ये जो बयान दिया जा रहा है वो अपनी इच्छा से दिया जा रहा है, बिना किसी दबाव में दिया जा रहा है। क्योंकि जब भी 164 सीआरपीसी का बात होता है और मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसमें ये बात लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी अक्यूज अपना स्टेटमेंट दे रहा है वो बिना किसी डर भय के दे रहा है और अपनी मर्जी से दे रहा है। तो ये चीज़ उस सीआरपीसी के स्टेटमेंट में मेंशन नहीं थी। तो ये जो इस बेसिस पे वो जो बयान था और वो कन्फेशन था वो इनवैलिडेट हो गया, क्योंकि वो वॉलंटरी भी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि जिसे वो टॉर्चर करके निकलवाया गया है। तो जिसकी वजह से वो कन्फेशन तो इनवैलिडेट हो गया। उसके बाद आते हैं रिकवरी पे। सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई भी बयान कोअर्जन या इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस या डर की वजह से लिया जाता है तो वो बिल्कुल ही इनवैलिड हो जाएगा। बस कोर्ट को ये लगना चाहिए कि ये जो बयान है वो किसी डर में दिया गया या इंड्यूसमेंट में दिया गया है। फिर जो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट बात कहता है कि अगर कोई पर्सन या फिर अगर कोई अक्यूज पुलिस कस्टडी में, पुलिस अरेस्ट में है, यानी कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, और जब वो कोई बयान देता है तो वो भी कन्फेशन नहीं होगा या उसके ऊपर जो कोर्ट है वो रिलाई नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में अगर दिया जाए तो एक अक्यूज है जो चोरी के इल्ज़ाम में जिसको पकड़ा गया है और पुलिस उसे मार मार के उससे उगलवा ले कि हाँ तुमने बोल कि तुमने चोरी की है। तो पर्सन अगर बोल देता है कि हाँ मैंने चोरी की है, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये चीज़ एज एन एविडेंस अगर पुलिस प्रूफ करना चाहेगी तो ये जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए सेक्शन 25 जो है वो ये कहता है कि पुलिस के सामने या पुलिस के अरेस्ट में कोई भी दिया हुआ बयान वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जो सेक्शन 26 है वो अरेस्ट की बात नहीं करता, वो कस्टडी की बात करता है। इट मीन्स अरेस्ट और कस्टडी दो अलग अलग चीज़ है। अरेस्ट का मतलब होता है कि आपको पकड़ लिया है, आपको एक जगह बंद कर दिया है, अरेस्ट कर लिया है। लेकिन कस्टडी का मतलब होता है कि आप पुलिस की नज़रों में हैं, आपके ऊपर उसने नज़र बनाया हुआ है, आपने उसने आपको कुछ करने से रोका नहीं है, पकड़ा नहीं है, बट आप उसकी नज़र में हैं, आप पे वो पूरी तरह से नज़र रखा हुआ है। तो कस्टडी में भी अगर कोई बयान देता है तो वो अक्यूज का बयान जो है वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा, उसे इनवैलिड माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने भी हो। और जो 27 है, जो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो इन तीनों का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इन द सेंस कि उस सेक्शन के अंदर अगर कोई अक्यूज बयान देता है या स्टेटमेंट देता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि एक अक्यूज है जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, उसने कहा कि हाँ मैंने चोरी की है और मैंने चोरी का सामान जो है वो एक पेड़ के नीचे छुपा के रखा है, और वो पेड़ जो है वो इंदौर के एक पार्क में है। ठीक है, तो जो पुलिस है, पुलिस के पास जो दिया गया बयान है उसमें बयान के दो पार्ट हैं। एक तो ये मान लेना कि हाँ, कबूल कर लेना कि हाँ मैंने चोरी की है, तो इस पार्ट की जो वैल्यू वो बिल्कुल नहीं है। आपका जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला पार्ट है, जिस उस बयान में जिस बात से आपको ये साबित होता है या आपने मान लिया है कि हाँ मैंने चोरी की थी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बट उसके अलावा जितनी भी आपने बातें की हैं उस बातों के आधार पे जो पुलिस रिकवरी करती है वो जो है वो वैलिड होगा। जैसे उसने बताया कि मैंने चोरी की है और मैंने चोरी का सामान इंदौर के एक पार्क के पेड़ के नीचे छुपा दिया है। पुलिस अगर जाती है इंदौर में उस पार्क के पेड़ के नीचे खुदाई करती है और वो चीज़ें रिकवर हो जाती है, तो ये जो सर्कमस्टांस बना और ये चीज़ें जो बनी है इसको एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है कोर्ट में। तो यहाँ पे जो केस था, इस केस में भी जो अक्यूज ने स्टेटमेंट दी थी उसके आधार पे कई सारी रिकवरी की गई थी अक्यूज के यहाँ से, जैसे कि वो चाकू या कुल्हाड़ी जैसी जो चीज़ थी उसको रिकवर किया गया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि फॉरेंसिक ने जब उसकी जांच की तो उस
चाकू या कुल्हाड़ी से कोई भी ह्यूमन स्पेसिमेन के फ्लैश या फिर ब्लड का साइन नहीं मिला। दूसरा, मीडिया में कई सारे बात फैल गई थी कि वो जो है वो बच्चों को मार के खाता है, मतलब कैनिबलिज्म करता है, नरभक्षी हो गया है। तो इस चीज़ को जांच करने के लिए वहाँ उसके जो किचन में सारे बर्तन थे उसकी भी फॉरेंसिक जांच की गई, लेकिन उसमें भी ब्लड का कोई भी सैंपल नहीं मिला। फिर सुरेंद्र कोहली ने जो कहा था कि मैं जहाँ घर के किस पार्ट में बच्चों के बॉडी पार्ट्स को अलग करता था, उस पार्ट को भी सील करके वहाँ से सैंपल इकट्ठा किए गए, लेकिन वहाँ पे भी एक बूंद ब्लड का नहीं मिला, कोई ट्रेसेस नहीं मिले। इससे ये पता चला कि ये जो जितने भी फॉरेंसिक किया गया है, इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि ये जो पर्सन है इसने ये सब काम यहाँ पे किया है। तो ये वाला पॉइंट भी है, वो इनवैलिड हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि वो जो रास्ता था वो केवल एक्सक्लूसिवली जो सुरेंद्र कोहली का जो घर था D5 उसके विसिनिटी में नहीं आता था, यानी कि केवल उसके कंट्रोल में नहीं था, वो मेन रोड के पास में था, वहां से कोई भी आ जा सकता था। तो केवल ये कहना कि हाँ इसी घर ने से सारे जो अपराध है वो किए गए हैं, ये भी बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं था। और जो सुप्रीम कोर्ट का कई सारे जजमेंट में ये कहा गया है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी जो होती है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि आपको जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है किसी भी पर्सन की, उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है, यानी कि किसी ने अपराध किया है, इसमें कोई भी गुंजाइश ना हो कि उस पर्सन ने बिल्कुल भी 1% भी विश्वास ये ना मतलब रह जाए कि हाँ इस पर्सन ने शायद नहीं किया होगा। पूरी सारे सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट से और एविडेंस से ये पता चलना चाहिए कि हाँ इसी पर्सन ने ये अपराध किया है। इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो इन सारी वजहों से जो हाई कोर्ट है उसने अपना जो फैसला है 12 केसेस में वो चेंज कर दिया, बदल दिया, और उन 12 केसेस में सुरेंद्र कोहली को बाइज्जत बरी कर दिया। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि इन्हीं एविडेंस के भरोसे या इसी एविडेंस को बेस बना करके दूसरे केस में, यानी कि जो पहला वाला जो केस था उसमें उसको फांसी की सजा हुई है, लेकिन जो अलग 12 केसेस है उसमें उसे एक्विटल मिल गया। तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार है। बराबरी इन द सेंस जो केसेस में भी है, एक केस में जिस एविडेंस से यूज किया गया उसी तरह से दूसरे केसेस को भी ट्रीट करना होगा। इट मीन्स अगर किसी पर्सन को एक ही एविडेंस पे अगर उसको एक्विट किया जा रहा है तो दूसरे केस में भी उसको एक्विट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक में एक्विट कर दोगे और एक में उसको कन्विक्ट बना दोगे। इसका एक बड़ा अच्छा लाइन है, लाइक केसेस मस्ट बी ट्रीटेड लाइक वाइज। इट मीन्स एक जैसे केस एक तरह से डील होनी चाहिए। ये आर्टिकल 14 से स्टैब्लिश्ड है। इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस मामले को फिर से रजिस्टर करना पड़ा, इस पर पुनः विचार करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए पहले ही उसने रिव्यू पिटीशन तो खारिज कर दी थी। इट मीन्स अपनी गलती, सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी गलती सुधारने का एक मौका होता है रिव्यू पिटीशन, लेकिन वो भी उसने रिजेक्ट कर दी थी। तो इसीलिए इस केस में एक और चीज आई थी, क्यूरेटिव पिटीशन। इस केस में क्यूरेटिव पिटीशन का यूज किया गया था। तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, ये रिव्यू पिटीशन से थोड़ा अलग होता है। रिव्यू पिटीशन में क्या होता है कि आपको चांस रहता है कि हाँ यू कैन फाइल अ रिव्यू पिटीशन जब आपको ऐसा लगे कि कोई नया एविडेंस मिला है या कोई नया फैक्ट पता चला है या फिर जो केस है वो सही से डिसाइड नहीं हुआ है, देन यू कैन फाइल रिव्यू पिटीशन। लेकिन ये क्यूरेटिव पिटीशन है, इसको फाइल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होते हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस होना चाहिए। जैसे कि 2002 का एक केस था जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया और इसे स्टैब्लिश किया गया। वो केस था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया था, जिसमें यह बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो अल्टीमेट जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो इसका आर्टिकल का यूज करके, इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में ऑर्डर 47 को यूज करके, जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन का पूरा वर्णन किया गया है, उसको यूज करके क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हो सकती है। इसको फाइल करने के लिए एक दो बेसिस
दिए गए हैं कि अगर ये चीज़ होगा तभी आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हर बार आप क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। जिसमें से एक बेस दिया हुआ है मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, ग्रॉस मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, यानी कि आपको ऑन द फेस ऑफ इट केस से ही देखने से पता चल रहा है कि इसमें जो जस्टिस है वो डिलीवर नहीं हो पाया है और बहुत ही बड़ा नेग्लिजेंस हो गया है, जस्टिस जो है वो बिल्कुल ही डिफीट हो गई है इस केस में। तो वो केस में आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा होता है कि जजमेंट बायस दिख रहा हो या जज का जो बायस है वो साफ साफ दिखाई दे रहा हो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कहना है कि आपको प्रॉपरली हियरिंग का मौका मिलेगा। प्रॉपर हियरिंग का मतलब होता है कि जज जो है या फिर जो जजमेंट आपके खिलाफ आया है वो बायस नहीं होना चाहिए। तो इन सब वजह से सुप्रीम कोर्ट में आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुरेंद्र कोहली है उसके तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई, क्योंकि एक केस में उसी एविडेंस के बेसिस पे उसे फांसी की सजा हुई थी और जो उन्हीं एविडेंस को बेस बना के अदर 12 केसेस में हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया था। तो ये जो दो तरह के जजमेंट आए थे एक ही केस में और एक ही एविडेंस को बेस बना करके, ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस लग रहा था ऑन द फेस ऑफ इट। इसी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में अभी ये जजमेंट दिया है कि जो सुरेंद्र कोहली है उसके ऊपर जो एविडेंस है वो इतने पुख्ता नहीं है जिसके ऊपर हम ये रिलाई करके ये कह सके कि हाँ जो अपराध किया गया है, नो डाउट बहुत कहते हैं जघन्य अपराध है और इसकी जांच जो है वो सही से नहीं हुई है, बट इससे डायरेक्ट ये साबित नहीं होता कि इसी पर्सन ने ये अपराध किया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसने अपराध नहीं किया है तो किसी ने तो किया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच एजेंसियां हैं उनको काफ़ी फटकार लगाई है और कहा है कि उन्होंने इस केस को सही से जांच नहीं किया और कई सारी जो चीज़ें थी उसे एक्सप्लोर नहीं किया। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक और एंगल दिया था इस केस को जांच करने के लिए, ह्यूमन ऑर्गन का जो बिजनेस है कहीं ये तो नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन इस एंगल को कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया क्योंकि जो भी दिखाई दे रहा था सामने में पुलिस ने केवल उसी को सही माना और उसी पे पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और सही से एक एक फैक्ट को जोड़ नहीं पाए और कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा था इस केस। तो ये था पूरा केस। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।